नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में 3 विधानसभा चुनाव के लिए उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, वो 3 सीटें जो हैं वो कंफर्म है जहां पर अब उपचुनाव होना है। और वहां पर परिस्थितियां क्या होंगी, कौन कौन से वो पहलवान होंगे जो अखाड़े में उतरेंगे। देखिए, वो तीनों सीट है। मोकामा की सीट सबसे पहली सीट है, क्योंकि अनंत सिंह जो कि दोषी करार दिए गए, जिसके बाद उनकी विधायकी चली गई, सदस्यता चली गई विधानसभा की। उसके बाद गोपालगंज की सीट है, जहां पर बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह का निधन हो गया। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, इसलिए गोपालगंज की भी सीट खाली हो गई। और अब कुढ़नी की सीट, जहां पर अनिल सहनी जो कि आरजेडी के विधायक थे, उन्हें भी सजा हुई कोर्ट से और उनकी भी अब सदस्यता जा ही चुकी है, मानिए। वहां पर भी उपचुनाव होना। देखिए, इन 3 सीटों की चर्चा कर रहे हैं श्री जनेश गैसवा हमारे साथ हैं। हम शुरुआत करते हैं मोकामा से। एक समय में अनंत सिंह का जलवा था, अनंत सिंह का जलवा अभी भी है। 5 बार वो जीत कर आए। लोग उन्हें बाहुबली भी कहते हैं, दबंग भी कहते हैं, लेकिन वहाँ की जनता उन्हें सेवक कहती है। देखिए आलोक, यदि हम पहले मोकामा की चर्चा करें, इसके पहले यह समझिए कि ये जो 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, क्योंकि बिहार का सियासी समीकरण बदला हुआ है, तो पहले तो यह समझना होगा कि कौन सी सीट पर कौन सा उम्मीदवार, मतलब किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। तो देखिए, अब तो विपक्ष में भाजपा है अकेले जी। और महागठबंधन में सभी पार्टियां हैं जी। सीपीआई, सीपीआई-एमएल, आरजेडी, बीजेपी को छोड़कर सब सारी पार्टियां जी। तो जो संकेत मिल रहे हैं या जो आंतरिक सूचनाएं हैं, वो इस बात की जानकारी दे रही है कि 3 सीटों में जहां उपचुनाव होने हैं, उनमें मोकामा और कुढ़नी ये आरजेडी लड़ेगा जी। और गोपालगंज सीट पर जेडीयू अपना प्रत्याशी उतारेगा। मतलब नुकसान होगा कांग्रेस को, जो महागठबंधन में ही शामिल है जी। कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में गोपालगंज सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा था, अब्दुल गफूर के बेटे को, लेकिन वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इसलिए कांग्रेस की दावेदारी इस बार नहीं बनती है और यह महागठबंधन में सहमति बन रही है कि यदि भाजपा को पटकनी देनी है, शिकस्त देनी है, तो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत मजबूती से लड़ा जाए। लेकिन तीनों विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति अलग अलग है। अब आपने बात की, देखिए मोकामा की, तो देखिए मोकामा तो जैसा मैंने कहा कि आरजेडी का लड़ना तय है। और आपको मालूम है कि अनंत सिंह 2020 में आरजेडी के ही विधायक चुने गए थे, उनकी सदस्यता चली गई आपराधिक मामले में। देखिए, महागठबंधन की सरकार बनती इसके पहले ही अनंत सिंह की ओर से ऐलान हो चुका था कि उनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ेंगी और नीलम देवी ने चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मोकामा भी लड़ना पड़ सकता है, लेकिन अब तो आफत आ पड़ी है, मोकामा लड़ना ही होगा। आपको यह भी पता है कि पिछले दिनों संजय जायसवाल, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा में विपक्ष के नेता, वे मोकामा गए थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार कहाँ है। अभी मोकामा के लिए, जैसा आपने कहा, अनंत सिंह का प्रभाव, अनंत सिंह का बाहुबल, अनंत सिंह का जनबल, तो मोकामा में बीजेपी को उम्मीदवार तलाशना ही सबसे बड़ा काम है, चुनौती है। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मोकामा में अनंत सिंह के सामने चुनाव तो उनकी पत्नी लड़ेंगी। ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी भी आलू भंटा बैगन को उतार दीजिए और आप चुनाव में मुकाबले में रह जाइए। देखिए, 2020 में जेडीयू ने भी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2015 में जब महागठबंधन और बीजेपी थी, उस वक्त भी अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव जीत गए 2015 में। ठीक है, तो यह भी कहा जाता है कि जब अनंत सिंह जेल के भीतर होते हैं तो सहानुभूति और बढ़ जाती है। खैर, तो अब मोकामा में भाजपा की चुनौती है कि उम्मीदवार किसे बनाएं। और भाजपा में एक ड्रामा भी हो गया। जब संजय जायसवाल का वहाँ प्रवास कार्यक्रम था, मोकामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो देखिए बीजेपी की ओर से एक उम्मीदवार की चर्चा होती है जिनका नाम है डॉक्टर राम सागर सिंह, लेकिन उन्हें मंच पर ही नहीं बैठने दिया गया मोकामा में। तो इस बात से और भी ज्यादा नुक्ताचीनी बढ़ गई कि अब उम्मीदवार कौन। और तो जैसा मैंने कहा कि आलू भंटा बैगन चलेगा नहीं, मैं कहता रहा हूं। और मोकामा के बारे में लोग जानते हैं कि यदि अनंत सिंह के खिलाफ कोई उम्मीदवार वहां हो सकता है या कभी हुआ है, तो उनका नाम नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है, मोकामा वाले। तो ऐसी सूरत में बीजेपी पहले उम्मीदवार किसे बनाता है, इस बात को समझिए, और फिर उसके बाद वहां समीकरण क्या बनेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। नलिनी सिंह के पास अपना वोट भी है वहां पर। जनाधार तो मतलब हाँ, लड़ाई के लिए जो एक जनाधार चाहिए, जो पहले भी हमने देखा है वो चुनाव लड़े हैं, उस वक्त भी एक अच्छी खासी वोट उन्हें प्राप्त हुई। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आप शेर के सामने किसे लड़ाएंगे, ठीक है ना। नीतीश कुमार भी गाँव में कहा करते थे। हाँ,
नीतीश कुमार तो कहा करते थे, जब देखिए जंगल राज उखाड़ने की बात हो रही थी और जब लालू यादव के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, तो कहा जाता था कि बाहुबलियों के खिलाफ जब बाहुबली उम्मीदवार उतारे जाते थे कि हम कैसे बाघ के सामने बकरी को लड़ा दें, तो बाघ से तो बाघ को ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मोकामा की स्थिति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम गोपालगंज की सीट पर। गोपालगंज की सीट जो कि सुभाष सिंह, जो कि सहकारिता मंत्री रहे पिछली एनडीए की सरकार में, जो सरकार अब नहीं है, उनका निधन हो गया, लंबे समय से अस्वस्थ थे। अब वहाँ पर चर्चा है, आपने जैसा भी बताया कि हाँ वो सीट पर जेडीयू अपने प्रत्याशी की घोषणा करेगी, यानी कि जेडीयू वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, तय है। देखिए ये बात तय है कि जेडीयू ही लड़ेगी गोपालगंज सीट को। अब उम्मीदवार कौन, और देखिए गोपालगंज सीट को समझिए। गोपालगंज में सुभाष सिंह जिनका निधन हुआ, वो देखिए एक एस्टैब्लिश्ड लीडर है, और 2005, 2010, 2015, 2020 चाहे महागठबंधन रहा चाहे एनडीए रहा, 2015 में जब महागठबंधन का लहर था, और आप यह भी मालूम है आपको कि जो गोपालगंज है लालू यादव का गृह जिला है, तब भी वहाँ सुभाष सिंह ही चुनाव जीतते रहे। अब उनका निधन हुआ है और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर लिया है, टिकट उन्हें ही मिलेगा। और हम लगातार देख रहे हैं कि गोपालगंज बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, शाहनवाज हुसैन भी गए थे, गोपालगंज का प्रभारी ओम प्रकाश यादव जो सिवान के पूर्व सांसद हैं, उन्हें बनाया गया है, तो कुसुम देवी तो चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए जेडीयू के हिस्से में यह सीट जा रही है, तो जेडीयू में कौन उम्मीदवार होगा। तो देखिए जेडीयू के बारे में खबर यह है कि मनजीत सिंह जेडीयू के पुराने नेता हैं, 2020 में टिकट न मिलने के कारण थोड़े नाराज हो गए थे, फिर घर वापसी हुई, तो मनजीत सिंह को गोपालगंज में नीतीश कुमार उतार सकते हैं, यह खबर चल रही है। समता पार्टी के समय से साथ में है, समता पार्टी के समय के साथ हैं, और बैकुंठपुर से चुनाव लड़ते रहे, बैकुंठपुर से विधायक भी रहे, तो मनजीत सिंह। लेकिन समस्या देखिए मोकामा की तरह बैकुंठपुर वाले भी प्रेम शंकर चाहे कि वहाँ वो लड़ ले, ज्यादा अच्छा रहे। नहीं, वो चाहेंगे क्योंकि वो सिटिंग है, उनको मालूम है कि यदि ऐसा नहीं होगा 2025 में फिर से खींचातानी होगी। लेकिन देखिए मोकामा जैसी सहज स्थिति गोपालगंज में नहीं होनी है। क्यों नहीं होनी है, इस बात को समझिए कि जैसा हमने कहा 2005, 2010, 2015, 2020 सुभाष सिंह चुनाव जीतते रहे, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। देखिए वहां समस्या ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में साधु यादव मतलब तेजस्वी यादव के मामा, मंझले मामा, वे चुनाव लड़ गए थे, और वे चुनाव लड़ गए थे बीएसपी के कैंडिडेट के तौर पर, और करीब 41,000 मत ले आए थे। तो साधु यादव इस बार फिर से चुनाव लड़ने का मन बनाए हुए हैं, और आप समझते हैं कि साधु यादव का रिश्ता अब लालू फैमिली से कैसा है, यह आपको भी पता है। तो साधु यादव यदि चुनाव लड़ते हैं तो वोटों का बिखराव कहाँ होगा, महागठबंधन के वोटों का बिखराव होगा, और बिना महागठबंधन के वोटों को एकजुट किए हुए, जैसा हमने कहा कि 2015 में महागठबंधन, संपूर्ण महागठबंधन के बावजूद भी वहां चुनाव सुभाष सिंह जीत गए। तो देखिए 2020 की हम बात कर रहे थे, साधु यादव दूसरे स्थान पर रहे, और महागठबंधन के प्रत्याशी मतलब कांग्रेस राजद के प्रत्याशी अब्दुल गफूर के बेटे हुए तीसरे स्थान पर चले गए थे, वहां वोटों का विभाजन हुआ। लेकिन हाँ, दोनों के मत मिल जाते तब भी सुभाष सिंह वहां चुनाव जीत रहे थे। तो वहां वोटों की गोलबंदी कैसे होती है, साधु यादव किस भूमिका में होते हैं, मतों का बिखराव कैसे होता है, इस बात को समझना होगा। इसके बाद अब देखिए मनजीत सिंह के अलावा एक और उम्मीदवार की चर्चा होती है, जो गोपालगंज से अभी जो चुनाव हुआ था त्रिस्तरीय पंचायत जो बिहार विधान परिषद के लिए, उनमें जो राजद के प्रत्याशी थे उनके बारे में भी चर्चा होती है कि उन्हें चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है यदि मनजीत सिंह में इफबट हुआ तो। इसलिए क्योंकि वे जो उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि थोड़ी भाजपा की भी है, वे बीजेपी से ही आए थे, तो गोपालगंज में लड़ाई बिल्कुल आसान होगी आप यह नहीं कह सकते हैं। बीजेपी भी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की सवाल है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, और ऐसे में 3 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो यहाँ यदि हम स्कोर नहीं करेंगे, बोछा में जब उपचुनाव हुआ तो कितनी बड़ी फजीयत हुई आपको पता है कि बोछा के बाद कहा जाने लगा कि मल्लाह भी नाराज, बोछा के बाद कहा जाने लगा कि भूमियार भी नाराज। तो बीजेपी को अपना टेस्ट देना है, और बीजेपी का जो लीडर हैं बिहार में उन्हें भी अपना टेस्ट देना है। तो गोपालगंज में पहले उम्मीदवारों का ऐलान होने दीजिए, इसके बाद समझना होगा। अब बात करते हैं कुढ़नी सीट की। कुढ़नी सीट की जो कि अब खाली हुई है, अनिल सैनी को सजा अभी खाली नहीं हुई है, खाली हो जाएगी क्योंकि सजा हो गई है। देखिए कुढ़नी मुजफ्फरपुर में है, और कुढ़नी भी आसान सीट नहीं है। अनिल सहनी जीते थे पिछली बार। देखिए अनिल सहनी कौन, अनिल सहनी
आरजेडी के विधायक जी, अनिल सहनी को राज्यसभा में थे। राज्यसभा में थे जी। और टिकट बेचने के, टिकट का धंधा करने के आरोप में वे उनकी सदस्यता गई। तो अब उम्मीदवार कौन बनाया जाएगा, और कुर्नी को भी थोड़ा समझिए। कुर्नी में 2020 में अनिल सहनी आसानी से नहीं जीते थे। जब वहां मतगणना की समाप्ति हो गई थी तो बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव जीत गए थे। घोषणा भी हो गई थी, समझे ना। 2015 में भी केदार प्रसाद गुप्ता ही चुनाव जीते हुए थे, बीजेपी के ही। लेकिन 2020 में जब घोषणा हो गई तो यह बात सामने आई कि एक बैलेट बॉक्स जो है बच गया है। और जब उस बैलेट बॉक्स की गिनती हुई तो जीते हुए केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी वाले हार गए और अनिल सहनी चुनाव जीत गए। तो देखिए अब कुर्नी में क्या है कि जैसा मैंने कहा 2015 में केदार प्रसाद गुप्ता थे, 2020 में हार गए, लेकिन यह सीट पहले से जेडीयू की सीट रही है। और इस सीट पर देखिए कुशवाहा मतदाता काफी हैं। देखिए आप यदि पुराना इतिहास देखेंगे कुर्नी का तो वहाँ मनोज कुशवाहा नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कई दफे विधायक रहे। इसके पहले वहाँ बसावन प्रसाद भगत हुआ करते थे, लालू यादव के उम्मीदवार हुआ करते थे। तो वहाँ उम्मीदवार किसे बनाया जाता है, और वहाँ मिक्स पॉपुलेशन है। तो केदार प्रसाद गुप्ता तो बीजेपी की ओर से तय मानिए। और देखिए कुशवाहा कार्ड अब बीजेपी भी खेलने का प्रयास कर रही है, और उद्देश्य ये है कि जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है, नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा का जो वोट बैंक है, लवकुश समीकरण जिसे आप कहते हैं, तो देखिए यह कार्ड कैसे बीजेपी खेल रही है। कार्ड इस रूप में खेल रही है कि सम्राट चौधरी को आगे लाया गया है, बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष बनाया गया, तो उन्हें आगे लाकर कुशवाहा कार्ड को, और बैटिंग करना भी जानते हैं सम्राट चौधरी। आप इधर के दिनों में देख रहे होंगे कि वे काफ़ी एग्रेसिव भी हैं। तो कुर्नी में लड़ाई आसान नहीं होगी, मतलब बीजेपी के सामने। बीजेपी का अपना बेस है, तो इसलिए अब उम्मीदवारों का ऐलान होने दीजिए। और उम्मीदवार तो करीब करीब तय है। बीजेपी के देखिए केदार प्रसाद गुप्ता तय हैं कुर्नी से, और गोपालगंज से सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी तय हैं। मोकामा में उम्मीदवार का चयन किया जाना है, और यह देखना होगा कि कुर्नी में क्या अनिल सहनी की पत्नी पर ही तुलसी यादव दांव लगाते हैं। हाँ, देखना होगा, क्योंकि जब इस तरीके के दांव लगाए जाएंगे तो बीजेपी यह भी कहेगी कि भ्रष्टाचारियों की पत्नी को आप संरक्षण दे रहे हैं। तो मतलब ये सारी समीकरण सामने आएंगे, थोड़ा सा वक्त है, छवि भी देखनी पड़ती है। छवि भी देखनी होती है। बहरहाल आप लाइव से बन रहे हैं। महागठबंधन की इस नई सरकार के समीकरण तो बनकर तैयार है, लेकिन हाँ लिटमस टेस्ट होना भी बाकी है। और 3 सीटों पर जो उपचुनाव होंगे वो बताएंगे महागठबंधन की एकजुटता से बिहार के लोगों का मिजाज क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।